साथियों, आपका परख के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आज हमारे साथ भारत के युवा इतिहासकारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर निष्कांत कोलगे मौजूद हैं। हम उनसे उनकी किताब गांधी अगेंस्ट कास्ट, जिसका हिंदी में मैंने अनुवाद भी किया है, जात प्रथा के विरुद्ध गांधी, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। यह किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से अंग्रेजी में आई थी, बाद में उसका हिंदी में तर्जुमा भी आया, जैसा मैंने बताया मैंने किया था। उस किताब को अनुवाद के लिए एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते हुए मैंने यह पाया कि यह अनुवाद से कुछ ज्यादा है। यह आधुनिक भारत के बनने की एक कहानी है, जिसके केंद्रीय चरित्र महात्मा गांधी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हैं, और उनका किस तरीके से भारत की सामाजिक व्यवस्था से जुड़ाव रहा, उससे किस तरीके से वे मुठभेड़ किए, जाति को लेकर गांधी की क्या समझ थी, उसकी जो दिक्कतें थे उसको गांधी किस तरीके से रिजॉल्व करना चाहते थे। खुद गांधी के जो सिद्धांत थे उसमें जाति की जो भूमिका थी वह कहाँ तक जाती थी, और उससे अंततः भारत के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया किस तरीके से जुड़ी हुई थी। इन सारी बातों को बहुत ही गहन तरीके से निष्कांत जी ने अपनी किताब में रखा। और एक बहुत जरूरी बात उन्होंने इसमें यह की कि पूर्व धारणाओं की जगह या जो बातें उनके पहले के इतिहासकारों ने या समाजशास्त्रियों ने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कही, उसकी जगह उन्होंने गांधी के लिखे हुए और गांधी ने जो कहा है उस पर, और उससे भी ज्यादा जो गांधी ने अपने जीवन में किया है उस पर विश्वास किया, और इस सब के आधार पर उन्होंने यह किताब लिखी। तो आज बातचीत उनकी इसी किताब के इर्द गिर्द है। तो मेरा पहला सवाल निष्कांत जी से यह है कि वह कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण आपने सोचा कि आपको गांधी के बारे में अकादमिक तरीके से पढ़ना लिखना चाहिए। निष्कांत जी। अच्छा, धन्यवाद रमाकांत जी। आप मेरे बड़े प्रिय छोटे भाई की तरह है, और मैं परख चैनल के संचालक कमल भाई का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित करा और मेरी किताब पर ये परिचर्चा आयोजित की। और मैं अपने दीपक का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्होंने जो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करी। मैं दीपक को और उनके इंटरव्यू को काफी समय से देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, और उनको देखकर एक बड़ी आशा जगती है कि इतना यंग रमाकांत जी ने रमा ने मेरे लिए यंग का प्रयोग करा, और मैं एक्चुअली दीपक के लिए करना चाहता हूँ कि दीपक जैसे यंग लोग अगर हमारे बीच है तो हमें कुछ आशा बनती है। रमा, ये प्रश्न मुझसे, अब मैं प्रश्न पर आता हूँ, ये प्रश्न मुझसे कई जगहों पर पूछा गया है और मैंने इसको कई तरह से उत्तर देने की कोशिश करी है, लेकिन मैं वही कुछ दोहराना चाहूंगा, उसमें कुछ नया नहीं है। मेरा अकादमिक जगत से या हायर एजुकेशन से जुड़ाव जो है एक अलग तरीके से हुआ है। मेरी जरूरत जो थी वो रोजी रोटी के लिए थी। मुझे गांधी और गांधी के पूर्व क्या चर्चाएं हो रही है उसका मुझे सही तरह से ज्ञान भी नहीं था, और मैं इस तरह से जुड़ा उसमें, जो मैंने कई जगहों पर कहा हूँ कि मैं एक दलित परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे घर में अंबेडकर जी की पूजा होती है भगवानों के साथ, मूर्तियों के साथ, लेकिन हमने गांधी को, मतलब मेरा परिवार खासकर मेरे पिताजी शायद इतने पॉलिटिकली ओरिएंटेड नहीं थे, तो उन्होंने गांधी को
हेट करना नहीं सीखा। हम लोग जो मेटा नरेटिव जिस तरह से बाकी और बच्चों को गांधी पढ़ाया और समझाया जाता है, उसी तरह से हमने गांधी को पढ़ा समझा। और हाँ तो हाँ, उसी तरह से गांधी को पढ़ा समझा। वो भी इतनी गहराई से नहीं पढ़ा मैंने। जब पहली बार जो गंभीरता से मैंने किसी भी विषय पर, और वो जो पहला गांधी था, वो पढ़ना जो चालू करा, वो मेरे पीएचडी के दौरान जो मैं आईआईटी मद्रास में कर रहा था। तो मैं हर जगह ये क्लेम करता हूँ कि मैं बिना किसी बैगेजेस के मैंने गांधी को पढ़ना चालू करा। मुझे अभी भी मार्क्सिज्म की क्या समझ है उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। लिबरलिज्म क्या कहलाता है और राइट विंग असल में किस तरह से आप परिभाषित करते हैं, धीरे धीरे मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। जब मुझे ये चीजें नहीं मालूम थी, दलित स्कॉलर्स का क्या क्रिटिसिज्म है वो मुझे नहीं मालूम था। तो मैं ये बोलता हूँ कि मैंने एक्चुअल में गांधी को बिना बैगेजेस के, बिना किसी पूर्व धारणाओं के पढ़ना शुरू करा, और वो भी सीधे गांधी की ओरिजिनल राइटिंग्स को। मुझे याद है हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने सजेस्ट करा था कि आप जब तक आशीष नंदी की इंटीमेट एनिमी नहीं पढ़ोगे तब तक आप गांधी को समझ नहीं सकते। ये मेरी पहली किसी स्कॉलरली किताब का अध्ययन था, और जो मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता, मुझे अभी तक वो पुस्तक ठीक तरह से समझ में नहीं आई। जब तो मैं शायद पढ़ भी नहीं पाया था पूरी किताब। तो मैंने सीधे गांधी की ओरिजिनल राइटिंग्स पढ़ी, और मैं ये कहता हूँ कि शायद जो दूसरे स्कॉलर्स ने जो कनेक्शंस गांधी की राइटिंग्स में देख सकते थे, नहीं देख पाए, वो मैं शायद देख पाया, क्योंकि मैं बिना किसी अवधारणाओं के, पूर्व धारणाओं से गांधी की राइटिंगों को पढ़ना चाहा। फिर धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई और बढ़ी, और उन्होंने एक किताब का रूप धारण किया। मैं इस उद्देश्य से किताब लिखने नहीं बैठा था कि मैं जो अभी की प्रचलित धारणाएं हैं कि गांधी जो है जातिवादी हैं, या और जो अलग अलग भिन्न तरह के है, इनको नकार दूंगा और एक नई अवधारणा को मैं प्रस्तुत करूंगा, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं था और ऐसी मेरी कोई समझ भी नहीं थी। मैं तो एक पीएचडी शोध कार्य कर रहा था, और उसके फलस्वरूप ये निकल कर आया। मेरे ख्याल से रमा में आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया लगता है। तो जी ये जी इस तरह की सोची समझी कोई प्रक्रिया नहीं थी, ये शुरुआत हुई और उसका परिणाम ये निकल कर सामने आया। ये बहुत अच्छी बात है, और खुद दुनिया के लगभग सभी स्कॉलर या एक सामान्य व्यक्ति या अपने जीवन में और अपने आचरण में इस बात के बारे में सजग रहता है कि वह हमेशा सच बोले। और महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि सच बोलना चाहिए, सच ही ईश्वर है। तो एक ऐसे स्कॉलर से जिसने गांधी पर काम किया हो, हम यही उम्मीद करते हैं वो सच बोलेगा। तो जिस साफ गोई से आपने बात कही कि महात्मा गांधी के बारे में बहुत ज्यादा कोई पॉलिटिकल और सोशियो कल्चरल बैगेज आपके पास नहीं था, और आपने उनकी राइटिंग्स के थ्रू ही उनको जानने का प्रयास किया, जैसी आपकी किताब बताती भी है कि आपने उस उनकी जो राइटिंग्स है और बाद में कुछ अन्य लोगों ने जो उस पर विचार किया, उस सब के इर्द गिर्द अपनी एक कहानी बुनी है गांधी को लेकर। तो एक सवाल यह है कि गांधी ने जो जाति की समझ बनाई थी और उससे वह जो दो चार हुए, उससे भारत की आजादी की जो लड़ाई थी ब्रिटिश उपनिवेश से, वह किस तरीके से विकसित हुई, किस तरीके से उसका विस्तार हुआ। मैं अपना सवाल थोड़ा फिर से दोहरा दूं कि गांधी ने जो जाति को लेकर अपनी समझ बनाई थी और उसके बारे में जो वह कहते रहे थे, उससे भारत की आजादी की लड़ाई जो उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ, जो महात्मा गांधी, कांग्रेस के लोग और भारत में विभिन्न विचारधाराओं के लोग अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे, उसमें गांधी का क्या योगदान रहा, ये जो स्पेशली जो कास्ट सिस्टम से उनकी जो समझ थी उसको लेकर। मुझे लगता रहा ये प्रश्न भी मुझे कई बार पूछा गया, लेकिन
मुझे लगता है सबसे बेहतर तरीके से आपने ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि लोग अधिकतर ये प्रश्न पूछते थे कि गांधी के लिए भारत की आजादी जरूरी है या रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, उसके कारण हमारी आजादी का संघर्ष जो है पीछे चले गया। लेकिन मुझे लगा कि आपके प्रश्न में इस तरह का बायस नहीं है और आपने बड़े अच्छे से इस प्रश्न को रखा। तो इस प्रश्न के उत्तर पे कई कई सारी संभावनाएं बनती है, और मेरा ये कहना है कि इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि गांधी जो इतने समझदार थे, उन्होंने जिस तरह से जब वो वापस आए वो समझ गए थे कि एक दलित जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, जो उसके तहत एक नए वर्ग का उदय हो रहा है, पॉलिटिकल वर्ग का उदय हो रहा है, उनमें पॉलिटिकल चेतना जागृत हो रही है, उनको भी साथ में ले चलना जरूरी है। उसके बिना जो है आजादी का आंदोलन जो है अधूरा हो जाएगा और उस तरह से लड़ाई जो है नहीं हो पाएगी ब्रिटिशों के अगेंस्ट में जिस तरह से वो चाहते थे, और उतना कांग्रेस का मजबूत आधार नहीं बनेगा। तो उसके लिए राजनीतिक कारण तो थे कि आप रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रश्न उठाएं, वो बहुत प्रासंगिक मोड़ है। अंबेडकर की किताब में ये बड़े अच्छे से बताया गया कि किस तरह से कांग्रेस सामाजिक मुद्दों को, राजनीतिक मुद्दों को अलग रखते आते थे, फिर ऐसा क्या होता है कि कांग्रेस जो है सामाजिक मुद्दों को भी राजनीतिक मुद्दों से जोड़ने लगती है। वो उसमें अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक ऐतिहासिक जंक्चर था जहां पर इस मुद्दे का जो है राजनीतिकरण करना बहुत आवश्यक था। गांधी ने इसे बहुत अच्छे से पहचाना और उसको बहुत अच्छी तरह से एक राजनीतिक आंदोलन में बदलने की कोशिश करी। लेकिन मेरा ये कहना कि ये समझ जो है, अगर हम गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में कहें तो ये पूर्णतः मेरे ख्याल से ठीक हो सकता है, लेकिन गांधी के बारे में यही बात खत्म कर देना ठीक नहीं होगी। क्योंकि मेरा जो अध्ययन है, मेरी जो समझ है गांधी को पढ़कर 10 सालों में जो विकसित हुई है, मेरा ये मानना है कि वो भारत की राजनीतिक आजादी के प्रति इतने ज्यादा गंभीर नहीं थे जितना कि इतिहासकारों ने और राजनीतिक शास्त्रों ने दिखाया है। मतलब एक दो छोटे उदाहरणों से भी देख सकते हैं कि जब देश आजाद हुआ वो किसी तरह के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इवन किसी तरह का संदेश देना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। उन्होंने इसे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना तक नहीं समझी कि उस वे देश राष्ट्र के नाम पे कोई संदेश दे। उन्होंने कहा, मेरा ये मानना था वो जो है सामाजिक परिवर्तन के सिपाही थे, वो एकता की लड़ाई लड़ रहे थे, समानता की लड़ाई लड़ रहे थे, और उसमें जो है उन्होंने पाया कि रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी या एनिलेशन ऑफ कास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और उन्होंने जो है, मेरी जो समझ है कि उनके लिए कमिटमेंट जो है रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी और एनिलेशन ऑफ कास्ट जो है ज्यादा था, जबकि देश की आजादी, देश की राजनीतिक आजादी के कमिटमेंट के लिए। या इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि वो ये मानते थे कि देश तब तक आजाद नहीं होगा जब तक हिंदू मुस्लिम समानता की बात नहीं होगी, जाति का विनाश नहीं होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होगा। उनकी उनकी स्वतंत्रता की समझ इस तरह से वो मानव केंद्रित थी, मानवों को जो है शक्ति प्रदान करना कि किस तरह से वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, किस तरह से समाज में वो एक दूसरे के साथ रहे। तो मैं इस बात को पूर्णतः नकारता नहीं कि इस गांधी और कांग्रेस के रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी के पीछे कुछ राजनीतिक उद्देश्य रहे होंगे, लेकिन गांधी के संदर्भ में ये मैं बहुत मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि वो जाति के विनाश के लिए ईमानदार थे और वो मानते थे कि स्वतंत्रता का रास्ता, व्यक्ति की, समाज की स्वतंत्रता का रास्ता इन सब लड़ाइयों से होकर जाता है। राजनीतिक किसी एक ग्रुप, देश के ग्रुप को बाहर निकालने से समाज में स्वतंत्रता का भाव नहीं आता है। तो वो उन चीजों में समान
बना पाए, मैं ये कहना चाह रहा था। अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि एक तरीके से गांधी ने समाज का जो समाज की जो संरचना है, एक समाज सोचता कैसे है सामुदायिक रूप से, और एक व्यक्ति कैसा सोचता है एक स्वतंत्र इकाई के रूप में वह। और आपकी किताब को पढ़ते हुए ये मैंने कई बार महसूस किया कि गांधी ने व्यक्ति को उसकी निजता के साथ और उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ स्वीकारा है, और कोई भी एक आवाज किसी भी एक व्यक्ति की, वो चाहे बहुत महत्वपूर्ण आदमी रहा हो या सामान्य आदमी रहा हो, और गांधी ने कभी उसकी राय को अनदेखा नहीं किया, उस पर बातचीत की, उसके सवालों का जवाब दिया और संतुष्ट करने का प्रयास किया। यह अलग बात रही कि सामने वाला उनसे संतुष्ट हुआ या संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन गांधी ने व्यक्ति को उतना ही महत्व दिया जितना समाज को। अमूमन गांधी पर बात करते समय स्कॉलर्स गांधी के सामाजिक पक्ष पर तो ज्यादा जोर देते हैं, और गांधी ने जो व्यक्तियों के बारे में सोचा, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में सोचा, मनोवैज्ञानिक रूप से जो बातें रखी, व्यक्ति किस तरीके से अपने वातावरण में, जिस देश काल में वह रह रहा है, जिस तरीके की उसके ऊपर बंदिशें लागू हैं, उस पर जो बातें रखी, उस पर बहुत कम बातचीत की गई। तो यह सवाल एक बार मैंने और पूछा है अन्य जगह पर, मुझे याद है वो आगर वालों की परिचर्चा में। तो गांधी ने भारतीय मनुष्य को, आप उसको उच्च जातीय पुरुष कह सकते हैं, उच्च जाति की स्त्रियां कह सकते हैं, आप आदिवासी कह सकते हैं, दलित, मुस्लिम, जो अलग अलग तबके थे, तो गांधी ने इन अलग अलग तबकों को कैसे मजबूत किया। मैं इस सवाल को फिर से एक बार दोहराऊं कि जो गांधी ने मनुष्यों का सबलीकरण किया, वह सबलीकरण एक हरिजन, जिसे वो हरिजन उस समय कह रहे थे, आज जिन्हें हम दलित, अनुसूचित जात कहते हैं, अंबेडकर अस्पृश्य जिन्हें कह रहे थे, तो अस्पृश्यों के जीवन में गांधी का जो संदेश था वह किस तरीके से सबलीकरण लेकर आया, और स्त्रियों के जीवन में वह किस तरीके से सबलीकरण लेकर आया। फिर यही बात जो उच्च जातीय पुरुष थे, उच्च जातीय महिलाएं थी, जो गांधी के बहुत ही क्लोज ग्रुप में शामिल थे, उनके जीवन में कैसे सबलीकरण लाया। यानी समाज का जो अलग अलग तबका है, उसके जीवन में गांधी एक व्यक्ति के रूप में, एक सिद्धांतकार के रूप में, एक महात्मा के रूप में, और एक लीडर के रूप में किस तरीके से उसको इमेंसिपेट करते हैं, कैसे उसे सबलीकृत करते हैं, यह मैं जानना चाह रहा था। मैं अगर सही तरह से आपका प्रश्न समझ पाया हूं तो रमन, में कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अलग अलग ग्रुपों में, जैसे दलितों ने, महिलाओं ने, आदिवासी के बारे में मेरी समझ नहीं है, मुझे लगता शायद गांधी ने इतना कुछ कहा भी नहीं उनको गांधी ने किस तरह से रिसीव करा, और उन्होंने और उनके जीवन में गांधी किस तरह से सशक्तिकरण लेकर आए, ये मेरे ख्याल से ये कुछ आप पूछ लीजिए। देखिए, तो गांधी के विचार सीधे सीधे दलितों तक, सीधे सीधे महिलाओं तक तो पहुंचे नहीं है, वहाँ कुछ माध्यम थे, और कभी कभी माध्यम जो गांधी कहते हैं शास्त्रों के बारे में भी, कि भाई वो तो उनके माध्यम के साथ समस्याएं हैं, वो उस तरह का विकार पैदा करते हैं। तो ये बड़ा प्रश्न है, इसको इस तरह से जनरलाइज कर देना मुझे नहीं मालूम कि एक ग्रुप या पूरे दलित ग्रुप पर भी गांधी का किस तरह से प्रभाव पड़ा, या महिलाओं पर किस तरह से प्रभाव पड़ा, या जिस तरह से कांग्रेस वर्कर गांधी को दलितों तक या महिलाओं तक ले जा। एक
इस तरह से गया और पीढ़ी दर पीढ़ी ये समझ भी विकसित हुई है दलितों के बीच में भी और महिलाओं के बीच में भी कि गांधी एक्चुअली किस तरह से कर रहे थे। हाँ, ये जानना आसान हो सकता है कि गांधी के जो क्लोज रिलेटिव्स थे, उनके आश्रम के लोग थे, उनके जो राजनीतिक सहयोगी थे, उन लोगों का और उनके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा। इस बारे में तो गहराई से हम बात कर सकते हैं और बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपका उद्देश्य ये प्रश्न पूछने का ये है कि दलित और महिलाओं पर गांधी के क्या विचार थे और उनका क्या परिणाम हो सकता है जी इनको जी। सशक्तिकरण करने के लिए। तो मैं इस दूसरे तरह से इस प्रश्न को मेरा ये मानना है जाति के विनाश के लिए आप गांधी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। फिलहाल हम इसको गांधी और अंबेडकर दो तरह से भी देख सकते हैं, जबकि और भी कई इसमें एक्टर्स हो सकते हैं कि जो अंबेडकर जो बात कर रहे थे कि दलितों को आपको शिक्षित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसको चलते रहना भी चाहिए। और मैं मानता हूं गांधी जिस प्रक्रिया को चलाने की कोशिश कर रहे थे, जो उनकी समझ समाज की व्यक्तियों की समझ से निकली थी कि समाज में परिवर्तन के लिए लोगों के विचारों में भी परिवर्तन होना चाहिए और खासकर जो वो ये कह रहे हैं कि उच्च तथा कथित उच्च जातियों के विचारों में परिवर्तन के बिना भी जाति का विनाश पूर्णतः संभव नहीं है और दलितों के जीवन में जो आप सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हो वो भी प्रोग्राम जो है वो प्रक्रिया भी अधूरी रह जाएगी। और मेरा ये मानना है कि ये दोनों गांधी अंबेडकर की जो विचारधारा है, जो प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ करी है, वो एक पूरा सर्कल बनाते हैं। दोनों आधे आधे हैं और दोनों को मिलाकर ये एक पूरी प्रक्रिया बनती है। तो दलितों का सशक्तिकरण, दलितों को यूनाइट एक मतलब शिक्षित होना, संगठित होना, लड़ाई करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि तथाकथित उच्च जाति के लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना। और हाँ, विचारों में रमा आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट कर लिया है। आवाज नहीं आ रही है, बोल रहे हो आप? हाँ अब आ गई आवाज। तो मैं ये कह रहा था कि ये दोनों प्रक्रियाएं जरूरी है। अगर आप एक जिस समाज की कल्पना गांधी ने की थी, जिसमें एक व्यक्तित्व, इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट हो, ऐसे समाज को साकार करने की प्रक्रिया को चलाने के लिए गांधी की जो मेथड है, गांधी की जो प्रक्रिया है, वो मैं मानता हूँ उसका भी बहुत जरूरी अंग है। जो दलितों के जीवन में जो भारत में जो जो थोड़े बहुत अवसर आए हैं, परिवर्तन आए हैं, कुछ हद तक जो है अस्पृश्यता का विनाश हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि उसमें गांधी और अंबेडकर दोनों का योगदान है, और दोनों की प्रक्रियाओं का, दोनों की समझ का और दोनों की आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं के बारे में भी जैसे सभी व्यक्ति का विकास होता है उनके विचारों का, गांधी मुझे लगता है कि जाति और रेस के पूर्वाग्रहों से काफी पहले वो जो है इनको अपने मेहनत करके वो इन पर पार पा लिए थे, और वो लेकिन महिलाओं के संदर्भ में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और काफी अंत तक उनमें थोड़े बहुत जो है
पितृसत्तात्मकता का भाव रहा है महिलाओं महिलाओं के प्रति उनके रवैयों से लगता है। उनकी समझ जो है कई हद तक कहीं एक मध्यम वर्गीय उच्च जाति पुरुष की तरह रही है। अंबेडकर को मैंने अभी नहीं पढ़ा हूँ अच्छे से महिलाओं के संदर्भ में लेकर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गांधी के विचारों से हम कुछ महिलाओं की आज़ादी के लिए, समानता के लिए और एकता के लिए हम कुछ विचार वहाँ से निकाल नहीं सकते, ये नहीं है। मैं उन स्कॉलरों के समूह में अपने आप को नहीं देखता जो ये कहते हैं कि जो है वो गांधी जो पितृसत्तात्मक वादी थे और महिलाओं पर अत्याचार करते थे और उनका महिलाओं के उद्यान में कोई योगदान नहीं रहा है। मेरी ऐसी समझ नहीं है। उन्होंने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इससे निकलने की काफी कोशिशें करी और उनके आंदोलनों में भी उन्होंने महिलाओं को, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी, उनके आश्रमों में भी महिलाओं को काफी हद तक समानता दिलाने की, समान समझने की कोशिश करी है। पर ये है जिस हद तक सफलता उन्होंने जाति के इसमें प्राप्त करी, महिलाओं के इसमें उनकी दोनों मतलब समझ में भी और उनके आंदोलनों ने उतनी सफलता प्राप्त नहीं करी, ये मेरा कहना। हाँ, तो अभी आप जो बात कह रहे थे उसको थोड़ा मैं और विस्तृत करना चाह रहा था। तो भारत में जो जाति के बारे में हमारी समझ बनी है वह कुछ ऐसे बनी है कि जैसे ये बहुत ही पुरानी संस्था हो और वो सीधे सीधे आधुनिक भारत में प्रवेश कर गई हो। एक समझ तो यह है कि यह जो जाति आधारित भारतीय समाज है जिसमें कम से कम 3 लक्षण उसके बहुत स्पष्ट है कि उच्चता क्रम है एक निश्चित, और कौन जाति किस जाति को बहिष्कृत कर देगी यह बहिष्करण है, और इन दोनों चीजों से उपजी एक हिंसा है, और जो सबसे नीचे स्थित है वह इस हिंसा का सबसे ज्यादा भोक्ता बनता है। यानी इस समाज में जो सबसे निचली कही जाने वाली जातियां हैं वो सबसे ज्यादा हिंसा का सामना करती हैं, सबसे ज्यादा बहिष्करण का सामना करती हैं, और उनके ऊपर उच्चता क्रम का एक बड़ा सा ढांचा खड़ा हुआ है, और जो एक असमान भारतीय समाज का जन्म देती है। अंबेडकर ने जिसे एक तरीके से कहा कि ये इनइक्वालिटी का एक ग्रेडेशन है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी, उन्होंने इसके बारे में एक पदबंध का इस्तेमाल किया, टर्म का इस्तेमाल किया। तो मामला यह है कि जब महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर एक साथ एक ही दिए गए टाइम और स्पेस में काम कर रहे हैं और दोनों का लक्ष्य जो है वह अस्पृश्य जनों का सबलीकरण है, तो महात्मा गांधी जहां कह रहे हैं कि दलितों का उद्धार, वह एक जो शब्दावलियां है वो उनके उद्धार की शब्दावली कहते हैं कि उनका उद्धार किया जाना है। ये जो भारत में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था के जो शिकंजे हैं उनसे उनको बाहर निकालना है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि यह सब तो सामाजिक सदा सहता है, मामला इससे बनेगा नहीं, जरूरी है कि इसके लिए कानून हो, और कानून लागू कौन करेगा? वह राज्य लागू करेगा, स्टेट लागू करेगा। और उस दिए गए समय में यानी 1927 के बाद साइमन कमीशन के भारत में आगमन के बाद और देश की आजादी तक वह एजेंसी तो ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा जो सृजित भारतीय राज्य है वह कॉलोनियल स्टेट है, तो वही दलितों को इमेंसिपेट करेगा। तो एक तरफ महात्मा गांधी का दृष्टिकोण है कि समाज दलितों को इमेंसिपेट करेगा और उसके बेहतरी के लिए प्रयास करेगा, बहुत सारे जो विशेषाधिकार हैं उच्च वर्गों के उनको दलितों के पक्ष में छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर हैं जो कह रहे हैं कि आप कानून बनाइए और उनको सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित कराइए, आरक्षण दीजिए और उन पर
ये जो सामाजिक रूप से अस्पृश्यता ला दी गई उसके खिलाफ कानून बनाई। तो ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे से लगभग ऐसे लगता है कि वह विरोधाभासी है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि यह गांधी और अंबेडकर की जो विश्व दृष्टि है, वर्ल्ड व्यू है, वह एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, इसलिए दलितों के उत्थान में की जो परियोजनाएं थी आधुनिक भारत की, उसमें कोई देरी हुई या कंफ्यूज हो गया भारतीय राष्ट्र राज्य? मैं ये जानना चाह रहा था कि गांधी के बताए हुए रास्ते पर जाए कि अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर जाए। ठीक है। हाँ रमा, ये प्रश्न मतलब मैंने अपनी किताब में भी इस विषय पर लिखा हूँ। गांधी और अंबेडकर को पढ़कर जो सबसे महत्वपूर्ण एक बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि कंसिस्टेंसी कोई वर्च्यू नहीं है। आप अगर नई चीजें जो मैंने कहा कि गांधी और अंबेडकर को पढ़ के जो सबसे एक महत्वपूर्ण चीज मैंने सीखी वो ये है कि कंसिस्टेंसी कोई वर्च्यू नहीं है। अगर आपको कुछ नई जानकारी मिलती है, कुछ नए तथ्य मिलते हैं, कुछ नई रीजनिंग्स आपकी बेहतर होती है और नए आते, तो आपको पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए। तो मैंने भी अपनी किताब में कुछ उसी तरह का डिस्कशन जो है गांधी और अंबेडकर को लेकर कहा है कि जो है अंबेडकर जो है राज्य के वो ये मानते थे कि राज्य जो दलितों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जो है अवस्था बहुत दयनीय है और इसमें राज्य को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। और जो है गांधी जो है दूसरी तरफ ये मानते हैं कि वो ये कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति को एक जो है गधे की तरह ट्रीट करता है कि वो जो अपने विचारों में परिवर्तन नहीं कर सकता है तो उससे जबरदस्ती जो है परिवर्तन कराया जाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति की महत्ता को मानते हैं, इसीलिए वो स्टेट ओरिएंटेड रिफॉर्म के इतने पक्षधर नहीं थे। और ये दोनों जो है मैंने खुद अपने किताब में बाद में एक पेपर लिखा उसमें भी उन्हें इसी तरह से व्यक्त किया है। पर अब जब मैं अंबेडकर को भी पढ़ रहा हूँ और गांधी को भी मैं गहराई से समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों के विचारों में एक्चुअली विरोधाभास नहीं है। ये जो समस्या है जैसा आपने कहा कि वो एक ऐतिहासिक समय पर वो है और एक विशेष ग्रुप से वो आ रहे हैं, तो उस उनकी उस समय की प्राथमिकताएं क्या है वो चीजें इनको निर्धारित कर रही है उनके एक्शंस को और विचारों को। अगर आप गहराई से देखोगे तो असल में उनके बीच में मुझे जो है समझ में आ रहा है अभी कि कोई विरोधाभास नहीं। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, शायद मैं उतना पूर्णतः समझ न पाऊं। जैसे मैंने अभी एक गांधी और अंबेडकर और ट्राइब पर एक प्रश्न पेपर लिखा है, उसका जो मैंने अंत जो करा है वो पार्थ चटर्जी की एक कोट से करा है, जिसमें पार्थ चटर्जी कह रहे हैं कि, और फिर मैंने पाया कि अंबेडकर भी ये बात 2-3 जगह कह चुके हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अंबेडकर जो है वो यूनिवर्सलिटी पर विश्वास करते हैं कि जो है उनकी जो एक मानव की समझ है कि सबको एक समान अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सभी लोग इक्वल है और सभी लोगों के बीच में रिस्पेक्ट होना चाहिए, जैसे कि हम गांधी के बारे वो भी ये मानते हैं कि इंडिविजुअल्स की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि लेकिन वो जानते हैं कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है जिसमें वो भाग ले रहे हैं, उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक, हिस्टोरिकल स्पेसिफिक होते हैं और उनकी जो है वो उनकी वैलिडिटी भी बहुत कम समय के लिए होती है। और और जो है ये कई कई जो है क्या बोलेंगे हम, कई पदों में, कई चरणों में होंगे। ठीक है, तो मैं शायद अभी इसको अच्छे तरह से नहीं समझा पाया। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अंबेडकर भी यूनिवर्सल सिटीजनशिप के लिए बात करते हैं। वो भी ये कहते हैं कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है वो जो है कुछ समय के लिए है और वो ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहां पर इसकी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वो राजनीतिक मजबूरी है उस समय की इस तरह का
इस तरह की परिस्थितियां हैं कि उनको इस तरह के सुझाव देने पड़ रहे हैं कि जो आपको लगे कि वो जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं अब गांधी की भी बात करूं तो गांधी भी ये रियलाइज करते थे, वो ये मानते थे कि व्यक्ति की ऑटोनॉमी में विश्वास करते थे और राज्य का जो है मिनिमम इंटरफेरेंस में विश्वास करते थे। लेकिन उन्होंने भी ये बात में माना कि हमें ऐतिहासिक परिस्थितियों को भी समझना चाहिए, और उन्होंने ये कहा भी है, ये मैंने मेरी किताब में भी लिखा है, कि अगर पूरा हिंदू समाज भी जो है ये अस्पृश्यता के खिलाफ हो तो भारतीय राज्य स्टेट जैसी सेकुलर संस्था को उनकी बात नहीं माननी चाहिए और इसे कानूनी रूप से बैन कर देना चाहिए। तो गांधी भी जो है इस चीज को रियलाइज करते थे कि भिन्न भिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में आपको सुधार के लिए राज्य पर निर्भर रहा जा सकता है। दोनों के किस समय पर किस बात पर ज्यादा एम्फेसाइज देना है, मेरे ख्याल से ये इस पर भी निर्भर करता था कि वो किस समूह को एड्रेस कर रहे हैं और वो किस तरह के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, किस तरह से अपने रिफॉर्म को एक चरण आगे ले जाना चाह रहे हैं। इन सब बातों पर भी ये चीजें निर्भर करती है। मैं ब्रीफ में मेरी बात समाप्त करूंगा तो मैं ये बोलना चाह रहा कि गांधी भी पूर्णता मतलब अल्टीमेट गोल में तो वो भी स्टेट को एक इमेंसिपेटरी पावर नहीं मानते थे, लेकिन ट्रांजेक्टरी फेज में अगर जरूरत पड़े तो स्टेट की मदद ली जा सकती है समाज में परिवर्तन लाने के लिए। गांधी की इससे भी सहमति थी। और अगर अंबेडकर की भी बात करें तो अंबेडकर भी पूर्णतः अगर आप उनकी बेसिक फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे तो ये मतलब गलत निकलेगा कि भाई वो सिर्फ राज्य के माध्यम से ही सुधार चाहते थे। वो उन ऐतिहासिक परिस्थिति में उस समय दलितों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति नहीं थी, लेकिन वो भी एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहाँ की राज्य का एक व्यक्ति के जीवन में और समाज में जो है मिनिमम हस्तक्षेप हो। मैं शायद अपनी बात पहुंचा पाया। रमा, आपको क्या लगता है? अच्छा, इसके बाद मैं दो काल्पनिक सवाल पूछना चाहता हूँ। हालांकि इतिहास में बहुत ज्यादा काल्पनिक सवालों के लिए जगह नहीं बचती और उसके सवालों का चूंकि आधार नहीं होता तो कुछ लोग कहते हैं कि जवाबों का भी आधार नहीं होता। लेकिन बात यह है कि अगर कोई चिंतक है, कोई राजमर्मज्ञ है, स्टेटसमैन है, लीडर है, तो भले ही वह जीवित ना हो लेकिन उसके विचारों से, उसके जीवन से वह सवाल पूछे जाते हैं कि यदि आज फला लीडर होता तो क्या करता। ये सवाल लगभग पूछा जाता है। तो मैं दो सवाल पूछना चाह रहा हूं जो काल्पनिक है। एक यह कि इधर एक सवाल तो ऐसे पूछा जा सकता है कि इधर हाल के वर्षों में दलितों पर हिंसा बढ़ी है। तो यह सवाल मुझे लगता है गलत सवाल है। यह तरीका सही नहीं है कि कहना कि इधर हाल के वर्षों में दलितों पर हिंसा बढ़ी, क्योंकि मुझे जितनी मेरी इतिहास की समझ है वह यह बताती है कि कभी दलितों पर हिंसा कम हुई ही नहीं। तो यह सवाल पूछना सही नहीं है कि दलितों पर हिंसा बढ़ी है हाल के वर्षों में, वो लगातार बढ़ती गई है। तो मैं इसको ऐसे पूछना चाहता हूं कि जो हम जानते हैं अपने बिल्कुल टीन एज के समय से, उसमें दलितों पर हिंसा पहले के समय से लगातार बढ़ती गई है और हिंसा के नए रूप आ गए हैं, बहिष्करण के नए रूप उनके सामने ला दिए गए हैं, जिसका सामना करने में वह अपने आप को बहुत समय असमर्थ पाते हैं और उनको राज्य की शरण लेनी होती है कि पुलिस के पास जाना होता है, कलेक्टर के पास जाना होता है। तो हिंसा एक समाज का एक हिस्सा समाज के दूसरे हिस्से पर हिंसा ढा रहा है। ठीक, मतलब ये जो गांधी का कांस्ट्रक्ट है। और उससे मुक्ति पाने के लिए एक व्यक्ति को या किसी समुदाय को राज्य के पास जाना पड़ रहा है।
तो ऐसे समय में अगर महात्मा गांधी और अंबेडकर मिलते सन 2021 में भारत के किसी भी हिस्से में, तो वो इसका क्या उपाय सुझाते कि ये जो हिंसा हो रही है उसका कारण क्या है। अगर अंबेडकर गांधी से पूछते कि भाई इस जो हिंसा बढ़ रही है इसका कारण क्या है, और अंबेडकर उसका उपाय क्या सुझाते। मुझे प्रश्न समझने तो, हाँ, हिंसा बढ़ रही है, घट रही है, बराबर है, और उनके स्वरूप बदल रहे हैं, इस पे तो अलग अलग विचार हो सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसा आपने कहा है काल्पनिक सवाल है, हम ये मान लेते हैं कि दलितों पर हिंसा बढ़ रही है लगातार, उसके नए नए स्वरूप जो है आ रहे हैं। और गांधी जो अंबेडकर गांधी अंबेडकर से पूछ रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं, मुझे किसका जवाब देना है रम? नहीं, दोनों एक दूसरे से पूछ रहे। हाँ, दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि जैसा आपने कहा है शुरुआत में, हिंसा तो किसी तरह से कम हुई नहीं है, स्वरूप उसके बदले हैं। लेकिन मुझे लगता गांधी अपनी बात पर अभी भी बने रहते और अंबेडकर अपनी बात पर अभी भी बने रहते। गांधी अंबेडकर का अभी भी ये जोर होता है कि जो है राज्य के संरक्षण की अभी बहुत 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 आवश्यकता है। उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि भारत आजाद हुआ था उस समय पर हुई है। न केवल हिंसा तो सबसे क्रूड फॉर्म हुआ है, लेकिन और भी तरह तरह के मार्जिनलाइजेशन होते हैं। आप पहले दलित जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में इतने जो भी थोड़ा बहुत नंबर आ रहा है वो नहीं आते थे, उनको नए तरह के, जैसे आपने भी कहा है, नए तरह के मार्जिनलाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन, मेंटल स्ट्रेस आपको झेलना पड़ता है, नए तरह की चैलेंजेस आई हैं। और मैं ये मानता हूँ कि अंबेडकर जो है अपनी बात पर बने रहते हैं कि अभी परिस्थितियों में इतना गुणात्मक और क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, या फिर डिग्री और क्वालिटी में इतना अंतर नहीं आया कि हमें राज्य के संरक्षण को हटा लेना चाहिए, बल्कि वो ये कहते हैं कि इसे और भी विस्तार देना चाहिए। ठीक है, जो प्रक्रिया चल रही है आजकल वो ऐसा लग रहा है कि मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो अदर फॉर्म में इस जो रिजर्वेशन एक तरह से वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो मैं ये कह रहा, वो इन सब चीजों का विरोध करते हैं, और बल्कि वो ये चाहते हैं कि आरक्षण को जितनी जितनी जगहों पर आप ले जा सकते हो उतनी जगहों पर ले जाकर, क्योंकि अब दलितों के लिए अवसर बन रहे हैं तो वो वहां तक जा सकते हैं, तो इसीलिए वहां पर भी उन क्षेत्रों में भी आरक्षण की और राज्य की सहायता की बहुत जरूरत है। और मैंने तो शायद पहले ये कहा जितनी कि भारत स्वतंत्र हुआ था उतनी, पर अब मैं ये कहूंगा, वो कहेंगे कि उससे भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब दलित आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से थोड़ा सक्षम हो रहे हैं, और दूसरी जगहों पर वो अपनी पहचान बना सकते हैं, अपनी जगह हासिल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से गांधी भी अपनी पोजीशंस पर बने रहते हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना भी उतना ही जरूरी, एक्सेप्टेंस होना भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं दो उदाहरण आपको रमा देना चाहता हूँ कि जैसे अभी फिलहाल एक, शायद वो भाभी जी घर पर है कि एक कोई एक्ट्रेस है, उन्होंने अपने कुछ एक वीडियो में कहा था कि वो सुंदर दिखना चाहती है और एक पर्टिकुलर जाति के व्यक्तियों की तरह दिखना नहीं चाहती। मैं ये कहना चाहता कि वो, फिर मैंने पढ़ा था कि प्रोफेसर दिलीप मंडल की पोस्ट कि अभी भी भारत में एक ऐसा समाज है, ऐसा वर्ग है, वो ये चीज समझ ही नहीं पाता कि इस तरह की बातें करना, इस तरह का बोलना भी जो है नैतिक रूप से भी गलत है और कानूनी रूप से भी गलत है। क्योंकि मुझे मालूम है, अगर वो इस बात से उन्हें मालूम होता कि ये बोलना नैतिक रूप से भी गलत है और खासकर कानूनी रूप से भी गलत है, कि वो ऐसा बोलेंगी तो उनके अगेंस्ट एफआईआर हो सकता है, उनको जेल जानी पड़ती, तो वो ऐसा साहस नहीं करेंगे। पर वो मेरी जो समझ है, वो समझ भी विकसित करना, वो लोगों में एक्सेप्टेंस भी विकसित करना कि भाई आप दलितों को अपने बराबर इक्वल समझे,
जो गांधी जिस पर गांधी का एम्फेसाइज था। जैसे मैं एक और उदाहरण देता कि मैंने एक पोस्ट डाली थी वो जो बीएचयू के प्रोफेसर के बारे में। पता नहीं यही मेरे होम टाउन से कोई लड़का है, उसने लिखा सुअर के बच्चे, और उसने लिखा क्या बोलते हैं आरक्षण की औलाद, ठीक है, ही मेड सच कमेंट्स। तो मैं ये कहना जो बोलना चाह रहा हूँ रमा शायद कि वो ये है कि उनको भी एजुकेशन की जरूरत है। जो गांधी बात बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है, ठीक है, कि इन चीजों को समझाना भी एक समाज में एक मैसेज देना भी उतना ही जरूरी। अब मैं ये शायद इस तरह जो मैं रखना चाह रहा हूँ उतना गलत होगा, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि अगर दलित एक समूह, मान लीजिए दलित जो है अब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से सक्षम होने की प्रक्रिया शुरू हुई है, मैं तो कह रहा अभी तो हो नहीं रहे हैं, समझो एक प्रक्रिया शुरू हुई है, और वो जो है जो रिस्पेक्ट के और सामाजिक आर्थिक पावर के जो प्लेसेस है उसमें अपनी हिस्सेदारी चाह रहे हैं। तो इसके लिए समाज में एक्सेप्टेंस भी होना जरूरी है, अदरवाइज ये तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो जाएगी। तो मैं मानता हूं कि गांधी भी वो अभी भी ये बात कहेंगे कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं कि लोगों के मानसिकता में परिवर्तन लाना, लोगों में ये एक्सेप्टेंस दिलाना कि सारे लोग इक्वल है, और जो ये लोग अगर आरक्षण की वजह से भी अगर आ रहे हैं तो इनमें भी उतनी ही योग्यता है, इनको भी उतना ही समाज में अब देखिए बीचू के प्रोफेसर ने क्या लिख दिया है। तो आप एक छोटे से गांव इटारसी के एक अगर 20-22 साल का लड़का लिखता है तो मुझे लगता है कि दोनों अपनी जगहों पर कायम रहेंगे, क्योंकि अभी परिस्थितियां में उतनी ज्यादा परिवर्तन आया नहीं। रमा मैं आंसर, मुझे ये हमेशा समस्या रहती, मैं समझ नहीं पाता कि मैं प्रॉपर उत्तर दे पाया कि नहीं दे पाया। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और एक दूसरा सवाल यह है कि इस समय जो सबसे बड़ा संकट है वह जीवन का संकट है कि लोगों को बहुत डर है कि वो कभी भी कोरोना के चपेट में आ सकते हैं, और ये जो चपेट में आ गए तो हो सकता है उनका जो शरीर है वो उस तरीके से उससे लड़ ना पाए, और वो कहीं दिक्कत में ना आ जाए, कहीं उनकी मृत्यु ना हो जाए, और भय बहुत जाता है। एक बात ये तो, और इसी भय के कारण बहुत सारी दिक्कतें हुई, और पिछले मार्च 2020 से और आज तक मैं लगभग 7 महीने गांव में रहा। 6 महीने चंदौली के एक गांव में, और पिछले 1 महीने से अपने घर में, यहाँ गोंडा जिले में मैं अपने गांव में हूँ। और इसके अलावा मैं कानपुर में रहा, और कुछ बीच में थोड़े बहुत समय के लिए कभी बनारस, कहीं गुजरात के 1-2 शहरों में, दिल्ली आया गया। इस बीच मैंने देखा है कि जो दिक्कत आई है वह जो सबसे निचला आदमी है उस पर सबसे ज्यादा दिक्कत आई है। हो सकता है कि गांव में रहने वाला आदमी वायरस के प्रकोप से उस तरीके से पीड़ित ना हो जिस तरीके से दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति, अहमदाबाद में, बेंगलोर में रहने वाला एक आम शहरी जिस तरीके से कोरोना से अपने आप को डरा सहमा महसूस कर रहा है, उस तरीके से ग्रामीण भारत के लोग कोरोना से डरे सहमे नहीं महसूस कर रहे। ये मैंने देखा है 6-7 महीनों में गांव में रहते हुए। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है वह जीविका की दिक्कत आई है, रोजी रोटी की दिक्कत आई है, खाने पीने की दिक्कत आई है। इस बीच कई सरकारों ने अलग अलग किस्म से जनता को राहत देने का काम किया है, फ्री में राशन देने का काम किया है, और जो उनसे संभव हो पाया है वह हो पाया है। लेकिन एक बार डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी से कहा था कि केवल रोटी ही नहीं चाहिए, हमें गरिमा भी चाहिए, डिग्निटी भी चाहिए, ब्रेड ही नहीं डिग्निटी भी चाहिए। तो जिस तरीके से इस कोविड संकट ने देश के एक बड़े हिस्से की मर्यादा छीन ली है, उसकी डिग्निटी, गरिमा छीन ली है, और उसकी रोजी रोटी तो चली ही गई है, दिक्कत में सब लोग आ गए हैं। वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है कि यह सबको फ्री ऑफ कास्ट मिले। अभी स्टिल आज तक लोगों को जहां वैक्सीन उपलब्ध है या जहां स्लॉट्स उपलब्ध है वह फ्री में मिल रही है,
लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि निकट भविष्य में बहुत सारी प्रकार की जो वैक्सीन है वह कोई दाम देकर भी वैक्सीन ले सकता है, और इस पर बहुत सारे जन संगठन, विद्वान और भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं वह कह रही हैं कि नहीं, वैक्सीन मुफ्त में दी जानी चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के अधिकार के तहत आता है। कुछ कह रहे हैं कि जनता को रोजी रोटी सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए निश्चित मात्रा में उनके खाते में पैसा लगाया जाना चाहिए, सारी चीजें कही जा रही हैं। तो यह एक बड़े हिस्से की चिंता का कारण है। और दो लोग जो कह रहे थे, महात्मा गांधी कह रहे थे कि आप जो भी कदम उठाने जा रहे हैं उससे पहले सोचिए कि इससे जो सबसे कमजोर आदमी है उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने तो इसको सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधानों की हमेशा वकालत की। अगर आज डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी भारत के प्रधानमंत्री से मिलने जाते, टाइम फिक्स करते कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि यह महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं कि वो लॉर्ड इरविन से मिलने गए, वह इंग्लैंड गए, बड़े बड़े लोगों से वह मिलने गए और उन्होंने भारत के लोगों की जो तकलीफें थी उसके बारे में बहुत जबरदस्त दलीलें दी। यही बात डॉक्टर अंबेडकर के साथ रही। उन्होंने भी इन लोगों के बारे में, दलितों के बारे में, अछूतों के बारे में, चाहे साइमन कमीशन हो या बाद में जब वो वायसराय की कार्यकारिणी में गए, तब उन्होंने इनके बारे में बहुत ही पैशनेट, धारदार और तर्कपूर्ण तरीके से बातें रखी। तो अगर आज डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों लोग जीवित होते, वह दिल्ली जाते और भारत के प्रधानमंत्री से मिलते, तो उनसे क्या अपील करते कि क्या करना चाहिए? मेरी आवाज आ रही से? बात की वकालत करते कि एक सरकार, रमा आप सुन पा रहे हो? हाँ। जी जी जी। गांधी, देखिए चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, हमको इतनी चीजों को जल्दी निष्कर्ष नहीं निकाल। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि गांधी जो है, आपको मालूम है, वो किसी भी तरह के ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस के खिलाफ थे। वो राशन भी फ्री देने के पक्षधरों में से नहीं थे। पर मुझे लगता है कि ये एक विशेष परिस्थिति है और इसके लिए वो जरूर वो तैयार हो जाते हैं कि सरकार को प्राथमिकताओं के आधार पर, जैसे आपने कहा, वो हमेशा कहते थे कि अंतिम जन के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर जो है लोगों को वैक्सीन दी जानी चाहिए। और जरूर उसमें वो ये कहते हैं कि जो लोग सबसे, जैसे आपने कहा है, जिनका सम्मान चला गया, जिनकी रोजी रोटी चली गई और जिनको अपने रोजी रोटी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है, लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, तो जरूर वो ये बात की वकालत करते हैं कि राज्य को इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर जो है वैक्सीन दी जानी चाहिए। और मुझे लगता है अम्बेडकर भी इस बात के लिए बात के लिए तैयार होते कि भाई प्राथमिकता के आधार पर इन समुदाय को जो है वैक्सीन लगनी चाहिए। अभी शायद पिछले शुक्रवार को मैं एक कार्यक्रम में था, तब भी मैंने यहाँ ये बताने की कोशिश करी थी कि हमको कोरोना की भयावहता जो हम देख रहे हैं वो हमारे लेंस जो है हमारे अपने हैं। जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की लड़ाई आप देख रहे हो, आईसीयू बेड की लड़ाई देख रहे हो, दवाइयों की जो इंजेक्शन है कहीं कहीं 25-50 हजार की कालाबाजारी कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो हमारे मध्य वर्ग, उच्च निम्न मध्य वर्ग की समस्याओं की तरह से हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक गरीब रिक्शा चलाने वाला, बिना खेती वाला मजदूर, उसकी तो ये समस्या नहीं है, वो तो वहां तक पहुंचता ही नहीं है, उसको क्या मालूम है। उसकी तो समस्या है कि उसको 2 वक्त का राशन मिल जाए, उसको ही समस्या है कि उसको स्वच्छ जल मिल जाए, अभी भी है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाए, उसे रोजगार मिल जाए, उसकी समस्याएं अलग है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में तो आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना ही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि गांधी जो ये मेरे पिछले उत्तर से आप कनेक्ट कर सकते हो कि गांधी जो किसी भी तरह से
गरीबों को भी राज्य की तरफ से फ्री राशन वाशन देने के विरोधी थे। इस समय मेरे ख्याल से वो जरूर ये राज्य से, प्रधानमंत्री से और देश की गवर्नमेंट से उम्मीद करते कि वो वैक्सीन जो है प्राथमिकता के आधार पर सबसे गरीब निचले तबकों को लगाए और उनके लिए प्रॉपर जो है राशन की व्यवस्था करे, उसका दायरा बढ़ाए, उसका अनुपात बढ़ाए। और डॉक्टर अंबेडकर तो निश्चित रूप से इस चीज की वकालत करते ही करते। और जरूर वो जो है सरकार की इनएफिशिएंसी पर भी बात करते और उसको दुरुस्त करने के लिए उपाय के लिए बात करते। शायद डॉक्टर अंबेडकर जो हो सकता कि he must have come with the solid plan of actions, क्योंकि उन्हें ज्यादा जानकारी है कि सरकार किस तरह से काम करती है, कहाँ कहाँ पर लैप्सेस होते हैं और वो दूसरे देशों का अध्ययन करके इस पूरी प्रक्रिया प्रोसेस को किस तरह से एक जामा पहनाया जा सकता है, उसको किस तरह से सरकारी तंत्र विकसित किया जा सकता है। हो सकता कि वो एक पूरी योजना लेकर प्रधानमंत्री के पास जाते और मुझे लगता उस पे गांधी भी सपोर्ट करते कि इस योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। और मुझे लगता इन वन हैंड गांधी जाते जरूर प्रधानमंत्री से मिलते, उनको उनकी नैतिक जिम्मेदारी याद दिलाते और सरकार को क्या करना चाहिए वो भी दिलाते। और मेरे ख्याल से जो आपने प्रश्न करा था भय के बारे में, मैं एटलीस्ट मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनके वर्किंग स्टाइल जिस तरह का था वो मेरे ख्याल से आप गांधी को आज जो है सबसे गरीब व्यक्ति, सबसे मजबूर व्यक्ति के बीच में काम करते हुए पाते। मुझे ऐसा मेरी ये समझ है कि और शायद न केवल डर से लड़ने का बल्कि हर तरह से उनसे जूझने के लिए वो वहां पर ग्राउंड पर मौजूद। तो दीपक यहीं पर हम बात खत्म करते हैं और अपनी बात खत्म करने से पहले हम एक बार फिर जो लोग सुन रहे हैं उनको धन्यवाद देंगे और निष्कांत जी का एक संक्षिप्त सा परिचय 1 मिनट में देंगे कि डॉक्टर निष्कांत कोलगे CSDS में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वह गांधी के अधिकारी विद्वान माने जाते हैं। उनके लेख और कह लीजिए पॉपुलर लेख और अकादमिक लेख भारत की जो सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं उसमें छप रहे हैं और नौजवानों के लिए वो विशेषकर हमेशा उपलब्ध रहते हैं, गाइडेंस के लिए, बातचीत के लिए या किसी शंका समाधान के लिए। मेरा नाम रमाशंकर सिंह है। मैं मुख्यतः इतिहास का विद्यार्थी हूँ और मैंने डॉक्टर निष्कांत कोलगे की जो किताब है गांधी अगेंस्ट कास्ट उसका अनुवाद किया है और उस किताब को पढ़ते हुए मैंने गांधी के बारे में बहुत सोचा समझा और नई नई चीजें गांधी के बारे में पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ। और केवल पढ़ने के लिए प्रेरित ही नहीं हुआ बल्कि उससे खुद का मेरा जीवन कैसे बदल सकता है और दूसरों का जीवन कैसे बदल सकता है। तो पहले मैं लोगों से बहुत ज्यादा झगड़ा कर लिया करता था, तो गांधी को पढ़ने के बाद मैंने ये धीरे धीरे अपने आप आदत डाल ली कि मैं अब लोगों से झगड़ा नहीं करता। मैं लोगों से पहले भी कभी घृणा नहीं करता था, लेकिन गांधी को पढ़ने के बाद मैंने उन लोगों को भी माफ करना शुरू कर दिया जो लोग मुझे कभी गाली दे दिए या मेरे बारे में कुछ अनाप शनाप बोल दिए, उनके बारे में भी मैंने उनको थोड़ा माफ करना शुरू कर दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा जो जरूरी बात मेरे अपने जीवन में आई वह यह कि गांधी किसी भी व्यक्ति, गुस्साए हुए व्यक्ति अगर को देखते हैं या किसी गलत आचरण को देखते हैं तो उसके जड़ में जाते हैं। तो गांधी को पढ़ते हुए मैंने हमेशा महसूस किया कि गांधी किसी भी समाज वैज्ञानिक के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वह चिंता के मूल में जाते हैं। अगर आज महात्मा गांधी होते तो वो निश्चित ही वही बात करते जो डॉक्टर निष्कांत कोलगे कह रहे थे कि वे सबसे कमजोर, सबसे मजबूर, सबसे गरीब व्यक्ति के साथ खड़े होते, वहां काम कर रहे होते और अगर वो प्रधानमंत्री से मिलने जाते तो कहते कि प्राथमिकता के आधार पर आप सब लोगों को वैक्सीन दीजिए, राशन दीजिए,
राहत को बढ़ाइए। और यही बात डॉक्टर अंबेडकर और बड़े प्लान के साथ कहते, उनको भी पढ़ते हुए मैंने यही पाया कि जो समाज का लक्ष्य होना चाहिए वह यही होना चाहिए, वो करुणा पर आधारित हो, वो मैत्री पर आधारित हो, वो भाईचारे पर आधारित हो, वो अहिंसा पर आधारित हो, प्यार पर आधारित हो, और उसमें घृणा के लिए कोई जगह ना हो, उसमें बहिष्कार के लिए कोई जगह ना हो, उसमें हिंसा के लिए कोई जगह ना हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अधिकतर मेरे परिचय में जो अभी तक जो होता है वो एक चीज मिसिंग होती थी, और मैं उसको मैंने ये निश्चय करा कि मैं आपके बाद जो मुझे बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे बुलाने के लिए, कि मैं चाहूँगा कि वो इसे अनिवार्य रूप से जोड़े। वो ये है कि मैं एक दलित हूँ, और मैंने मैंने काफी सोच विचार करके सोचा कि मैं क्या हूँ, तो मैंने सिर्फ 2 चीजें पाया कि मैं एक दलित हूँ और मैं एक शोधार्थी हूँ। तो मैं ये आपसे भी निवेदन करूंगा और आगे भी लोगों से ये निवेदन करूंगा, जी लेकिन इसमें बिल्कुल। हाँ, मैं ये जरूर कहा जाए कि मैं दलित और शोधार्थी हूँ। तो शायद या ये सबसे मेरा मिनिमम शब्दों में मेरा परिचय होगा, और बाकी अगर बड़ा भी परिचय है तो ये 2 चीजें आनी चाहिए, ये मैंने। ठीक है रमन, जी सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि और जो उन्होंने सुना उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।